हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरेश एकेडमी आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग भौतिक भूगोल का एक थ्योरी पेपर संचालित हो रहा है। तो आप सभी परीक्षार्थी एक बार इसको भी देखें और आप सभी को बीए, एमए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी और सिविल की जितनी भी परीक्षाएं आरओ एआरओ उन सभी में यह कामगार साबित होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को यह अवगत होगा कि जीके में सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन आता है तो ज्योग्राफी से आता है और ज्योग्राफी ही इस जीके का मूल जड़ होता है। तो इस सेशन को आप लोग थ्योरी पेपर के रूप में और नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। और आप लोग इस चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और आज से विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग एक थ्योरी पेपर शुरुआत किए हैं। विश्व भूगोल हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस भूगोल के अंतर्गत हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरू हम लोग कर रहे हैं आज पृथ्वी की गतियाँ। जी हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पृथ्वी की गतियाँ। आज पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहला जो सब अपनी गति करती है, दूसरा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की दो गति होती है, एक तो स्वयं अपनी गति, दूसरा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आइए हम सभी लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में आज अध्ययन करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी लोग बोलिए, आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और इसमें जो भी थोड़ा समस्या हो उसको आप समाधान या कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे कि जिससे इस वीडियो को और सुधारा जा सकता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिन रात का छोटा या बड़ा होने का मूल कारण क्या है? दिन रात छोटा और बड़ा होने का मूल कारण क्या है? तो ये पहला कारण देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। मतलब पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी हुई है भाई? तो वह है 23.5 अंश पर झुकी हुई है, ठीक ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, दिन रात का छोटा बड़ा होना। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, अर्थात परिक्रमण गति। पृथ्वी का जो यहाँ दिन रात होता है, दिन रात और दिन रात का मतलब छोटा बड़ा भी होना, क्या कारण है? पहला 23.5 अंश पर झुका होना और दूसरा परिक्रमण गति, ठीक है ना। कुछ स्पेशल की बात किया जाए नोट, तो विषुवत वृत्त पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ भाई? विषुवत वृत्त पर दिन रात बराबर होती है। ध्यान देंगे विषुवत वृत्त क्या होता है, विषुवत वृत्त को ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देंगे ये भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? दिन रात बराबर होता है, ठीक है। और आगे कह रहा है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण आप आएंगे तो दिन और रात की अवधि में अंतर आता रहता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिन रात बराबर होता है, जैसे ही ऊपर जाएंगे दिन और रात में अंतर होता जाता है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। ये अंतर कब होता है? जब पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की दूरी की बात होती है। थोड़ा सा देखेंगे, अपसौर किसे कहते हैं और उपसौर किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं हम लोग। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है, कब? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कि जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच की दूरी कितना है भाई? ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी है, इसके बीच की दूरी कितनी है? आइए हम लोग सब देखते हैं। तो ध्यान देंगे 14.98 लाख किलोमीटर सामान्य दूरी है। ये दूरी कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। ध्यान देंगे, तो घट जाती है तो कितना हो जाता है? 14.7 लाख करोड़ किलोमीटर, और बढ़ जाता है तो कितना होता है भाई? 15.20 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। जब घट जाता है, अर्थात इसका मतलब जो पृथ्वी और सूर्य
कि दूरी है वह सदैव एक समान नहीं रहता है, वह कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो जब सबसे कम होता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और जब सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, और ख़ास बात यह किस दिन होता है, उसी को उपसौर और उसी को अपसौर के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान देने के लिए इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आया? आइए हम लोग देखते हैं अब उपसौर। पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है कब? 3 जनवरी। 3 जनवरी सबसे अधिक नज़दीक होती है। तब दूरी सूर्य और चंद्रमा की कितनी होती है भाई? 14.70 करोड़ किलोमीटर। उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अब अपसौर किसे कहते हैं? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, कब होती है? 4 जुलाई को। तो सबसे दूरी कितना होता है? 15.20 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। जबकि सामान्य दूरी कितनी होती है भाई? आपको बताया गया है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आया? आइए आगे की ओर में चलते हैं। अगला देखते हैं विषुव। विषुव क्या होता है? ध्यान देंगे, विषुव क्या होता है? दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि समान होती है, उसे हम लोग कहते हैं विषुव। ये विषुव कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसको हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। चलिए भाई, ये पृथ्वी और ये कर्क और मकर रेखा, ध्यान समझना, कर्क और मकर रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क और मकर रेखा, यह जो है 23.5 अंश पर है, यह भी 23.5 अंश पर है, लेकिन यह कहाँ है भाई? उत्तर में है और यह है साउथ में है। ठीक है, यह नॉर्थ में है, यह साउथ में है। इसके बीच में ही सूर्य का पलायन होता है, गतिमान होता है। सूर्य इसी के अंतर्गत ही अपना गति करता रहता है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, जब कर्क रेखा होता है तो वहाँ पर 21 जून, और जब मकर पर रेखा होता है तो 22 दिसंबर। ठीक है ना। अब इसी के बीच में जो भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, इसी के बीच में भूमध्य रेखा है, तो एक बार इधर से आता है तो सूर्य यहाँ दिन रात बराबर होती है, जब इधर से एक बार इधर जाता है तो यहाँ पर भी एक बार दिन रात बराबर होता है। तो वह दिन कौन है? 21 मार्च और 23 सितंबर है। ठीक है ना। तो यही होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन संपूर्ण विश्व में दिन रात बराबर होती हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला देखते हैं शीत अयान। शीत अयान क्या होता है समझेंगे हम लोग, विंटर ना। शीत अयान किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ा रात, ठीक है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात। ये स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर को। शीतयान का मुख्य कारण है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना। ग्रीष्मयांत की बात किया जाए तो ग्रीष्मयांत में क्या होता है भाई? कारण क्या है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसमें कारण मकर रेखा पर पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात छोटी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रात बड़ी होती है, और यह स्थिति 21 जून को होती है। चलिए इसको ध्यान समझिएगा, अभी बताया गया था वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ। जब 22 दिसंबर आता है, ध्यान दीजिएगा, और 21 जून, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्क रेखा 21 जून, यहाँ 22 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा। जब सूर्य यहाँ रहेगा तो इधर तो दिन रहेगा, लेकिन यहाँ क्या रहेगा? रात। ठीक है ना। जब यहाँ रहेगा, इधर दिन रहेगा और यहाँ रात रहेगा। तो उसी स्थिति को ये बताया गया है, जो भी देखे हैं, इसी स्थिति को ये बताया गया है। कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है या मकर रेखा पर। जब यहाँ सूर्य रहेगा तो इस पर सीधा पड़ेगा, जब यहाँ सूर्य रहेगा तो यहाँ से पड़ेगा। ठीक है,
आइए, जैसे देखिए इधर सूर्य है तो इधर गर्म होगा, और सूर्य यहाँ रहता है तब क्या होता है, यहाँ शीत हो जाता है। तो यहाँ गर्म रहेगा तो यहाँ शीत रहेगा, जब सूर्य यहाँ रहेगा तो यहाँ ठंडी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगले ओर चलते हैं और अगला देखते हैं हम लोग भाई। विषुवों के बारे में थोड़ा सा और देख रहे हैं हम लोग। दिन रात की वह दोनों गोलार्धों पर बराबर होती है, ठीक है ना। ये तो सीधी सी बात, सही बात है भाई। दिन रात क्या होता है, विषुव की बात होता है, दिन रात दोनों बराबर होती है। कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन इसमें बसंत विषुव की बात किया जाए तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दोनों गोलार्धों में दिन रात अवधि बराबर होता है। यह एक होता है 21 मार्च को। विषुव की बात किया जाए, शरद विषुव की बात किया जाए तो शरद विषुव में क्या होता है भाई, ध्यान देंगे, सूर्य की विषुवत वृत्त सीधी दोनों गोलार्धों में की बात कर रहा है, ठीक है ना। और दिन रात की अवधि बराबर होता है कब, 23 सितंबर को। फिर से इसको मैप को हम लोग देख लेते हैं भाई, यही चीज तो बताया गया था। फिर यही देखिए 21 जून और यहाँ पर 22 दिसंबर की बात हो रही है। फिर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो एक बार जब सूर्य इधर से आएगा तब यहाँ पर, एक बार इधर से जाएगा तब यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 21 जून है, जून आएगा तो सितंबर, यहाँ आते समय सितंबर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इधर से जब जाएगा तो मार्च की बात करते हैं हम लोग। 21 जून से जब रिटर्निंग दक्षिण की ओर आएगा, ठीक है ना, तो दिन रात बराबर होगा। यहाँ एक बार पहुँचेगा, फिर इधर से जाएगा तो यहाँ पर एक बार पहुँचेगा। अर्थात तो सूर्य अपना पलायन करता है और इस पलायन में भूमध्य रेखा पर 2 बार जाता है, और 2 बार जाने के लिए वह 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं। ऋतु परिवर्तन क्या होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के निम्न कारण है। कौन कौन सा भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना मतलब घूर्णन गति, दूसरा सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण गति, दूसरा अपने अक्ष पर झुकाव। 3 बातें हैं। पृथ्वी कितने अंश पर झुकी है भाई, 23.5 अंश पर झुकी है। पृथ्वी स्वयं अपनी गति करती है, घूर्णन गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति, ठीक है ना। ये 3 बातों के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं ज्वार। इसी की सहायता से ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आने का मूल कारण क्या है, सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ठीक है ना। तो ये 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण से ज्वार भाटा आता है। कौन कौन सा भाई, सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ठीक है ना। ध्यान देंगे, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति से अधिक होता है। मतलब सूर्य का भी प्रभाव तो होता है, चंद्रमा का होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा में सबसे ज्यादा चंद्रमा का प्रभाव होता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं भाई, ज्वार भाटा क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में लोग जानते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, जब किसी स्थान पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा के सम्मुख पृथ्वी के भाग पर ज्वार आता है तो जल में उठाव होता है। तब चंद्रमा के विमुख भाग पर भी ज्वार आता है। विमुख भाग पर ध्यान दीजिएगा, विमुख भाग पर ज्वार आने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्री बल है, जो पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस मैप को थोड़ा और देखिएगा आप लोग, यही मैप समझना आपके लिए बेस्ट है। यह है पृथ्वी, ठीक है ना। जब चंद्रमा इसके सीध में आता है तो जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इस कारण से ये जो पृथ्वी पर जल है ये ऊपर उठने लगता है। क्या करने लगता है भाई, पृथ्वी पर जल ऊपर उठने लगता है। और जब जल ऊपर उठ जाता है तो उसी को कहा जाता है ज्वार, ठीक है ना। जब वह नीचे आने लगता है तो हम लोग कहते हैं भाटा, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण है यही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। लो टाइड और यहाँ हाई टाइड, मतलब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। आइए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। आगे की बात किया जाए तो नोट में, पृथ्वी पर ज्वार प्रत्येक 12 घंटे पर आना चाहिए किंतु 26 मिनट देरी से आता है। इसका कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। पहले 12 घंटे पर आना चाहिए लेकिन 12 घंटा न होकर 26 मिनट देरी से आता है। तो 12
घंटा 26 मिनट पर एक बार ज्वार आता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, दैनिक ज्वार की बात किया जाए प्रतिदिन के स्थान पर एक ज्वार एक भाटा दैनिक ज्वार भाटा कहलाता है। यह प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। तो ज्वार भाटे के प्रकार की बात किया जाए तो ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं भाई, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला उच्च या दीर्घ ज्वार, ठीक है ना। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं यह स्थिति युति और वियुति कहलाती है। इसी को हम लोग सिजकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिजकी कहते हैं। युति का मतलब क्या होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है यही स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है, ठीक है ना। यही क्या होता है भाई, सूर्य ग्रहण की होती है। तो हम लोग इसी के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है भाई, सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं अर्थात सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो क्या होता है भाई, ध्यान मत दीजिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। क्या होता है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार भी आता है। यह उच्च ज्वार कब आता है, और वह केवल अमावस्या का दिन होता है, ठीक है ना। चलिए इस चीज को थोड़ा देखते हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और यह पृथ्वी हो गई। इस स्थिति में उच्च ज्वार आता है क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा की सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर पड़ती है। यही स्थिति केवल अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा। युति मतलब कंजक्शन ये कब होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है। उस दिन ज्वार और सूर्य ग्रहण की स्थिति भी होती है। आइए आगे की बात करते हैं, वियुति की बात करते हैं। तो वियुति की बात करते हैं तो इस दिन चंद्र ग्रहण भी होता है। जब सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो यह स्थिति चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है भाई, पृथ्वी आता है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण स्थिति होती है। इस स्थिति में उच्च ज्वार आता है क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक साथ पृथ्वी पर लगती है। यह स्थिति केवल पूर्णिमा के दिन होती है। ध्यान दीजिएगा, किस दिन होता है भाई, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। और इसी के बाद हम लोग साथ साथ कुछ आगे बात करते हैं। यह सिजकी की स्थिति युति और वियुति महीने में अमावस्या पूर्णिमा के दिन बनती है। यह अमावस्या व पूर्णिमा में को उच्च ज्वार घटित होता है। आइए हम लोग और कुछ भी जानते हैं भाई। निम्न ज्वार की बात कर लिया जाए तो निम्न ज्वार किसे कहते हैं, प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी को, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण और शुक्ल का मतलब समझ रहे होंगे, कृष्ण और शुक्ल, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल का मतलब होता है अजोरा पक्ष और कृष्ण का मतलब होता है अंधेरा पक्ष। और ये सप्तमी और अष्टमी को सूर्य चंद्रमा समकोणी स्थिति में होते हैं। किस स्थिति में होते हैं भाई, समकोणी स्थिति में होते हैं। इससे मिलकर समकोण बनाते हैं और इस स्थिति में सूर्य चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसी कारण निम्न ज्वार होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोणी होते हैं। समकोणी का मतलब 90 अंश के कोण पर होते हैं। ये कब होते हैं भाई, अष्टमी और नवमी के अष्टमी और सप्तमी के दिन। इस दिन निम्न ज्वार आता है, ठीक है ना। इस दिन क्या होता है भाई, निम्न ज्वार आता है। आइए हम लोग इसी साथ ज्वार भाटा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को एक बार पुनः से देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है जानते हैं। पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, हम लोग जानते हैं। पूर्णिमा का जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई दे उस दिन पूर्णिमा होता है। अमावस्या जिस दिन हमें शुरुआत होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं लोग। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण भाग प्रकाशित होने में केवल एक बार ही दिखाई देता है, यह पूर्णिमा का दिन होता है। महीने में केवल एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, अमावस्या होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रमा की स्थिति। चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं भाई। चंद्र ग्रहण सूर्य होगा, पृथ्वी होगी, चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो क्या होता है भाई, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और आगे की बात किया जाए, सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य होगा और सूर्य के बीच में सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है,
सूर्य ग्रहण होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे की बात हम लोग करते हैं और आगे हम सभी लोग देखते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण न आने का कारण क्या है? भाई हम लोग भी ने पढ़े हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है, तो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन नहीं होता है, इसका क्या कारण है? वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना चाहिए, किंतु ये वर्ष में 7 बार ही होते हैं। इसका कारण अपने अक्ष पर 5 अंश का झुकाव। ध्यान दीजिएगा, अपने अक्ष पर 5 अंश का झुकाव होता है। आगे की बात किया जाए तो आगे कहा जा रहा है, इसी कारण जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचती हैं, उस समय चंद्रमा अपने अच्छे झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की नहीं लग पाते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लग पाते हैं। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग। और सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट किरणें का उत्सर्जन होता है और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिधि क्षेत्रों में हीरक वलय डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको आप लोग ध्यान समझेंगे तो ठीक अच्छा रहेगा। और आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आप 94 51 91 26 21 इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम जुड़ने के लिए अमरेश एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।